हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू चैनल सीरीज डिकोड। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2024 में आई ट्रू इवेंट पर बेस्ड क्राइम थ्रिलर सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक के ऑल एपिसोड्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें दिसंबर 1999 में काठमांडू से दिल्ली आ रही फ्लाइट IC-814 के हाईजैक की स्टोरी दिखाई जाती है। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के सीरीज शुरू करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में एक ब्रीफ दिया जाता है जिसमें हमें बताया जाता है कि 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू नेपाल से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को 5 टेररिस्ट के द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है, जहां उस फ्लाइट को हाईजैकर्स अमृतसर, लाहौर, दुबई से ले जाते हुए कांधार में रोकते हैं और वहां पर उस फ्लाइट में मौजूद 170 प्लस पैसेंजर्स को 7 दिन तक होस्टेजेस बनाकर रखा जाता है। उन 7 दिनों में उनके साथ क्या हुआ था और हाईजैकर्स ने ऐसा क्यों किया था, इन्हीं सारे सवालों के जवाब देती है ये रियल इवेंट पर बेस्ड सीरीज। अब आगे नेक्स्ट सीन में हमें 24 दिसंबर 1999 काठमांडू का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इंडियन एम्बेसी का एक ऑफिसर रामचंद्र यादव पाकिस्तान एम्बेसी के ऑफिसर हाशमी को किसी बंदे को एक रेड बैग अपनी कार से निकाल कर देता है, जिसे वो अपने साथ ले जाता है और इसकी जानकारी राम सीनियर रॉ ऑफिशियल कैलाश चौहान को आकर देता है। साथ ही राम बताता है कि हाशमी के साथ 5 लोग कुछ टाइम से काठमांडू के गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, जहां पर राम ने चुपके से एक हिडन माइक लगाया था जिसमें वो 5 लोग किसी मिशन पर जाने की बात कर रहे थे। उसमें एक टेररिस्ट अमजद भी शामिल था, पर कैलाश राम की इस बात पर ध्यान ही नहीं देता है। उसके बाद काठमांडू एयरपोर्ट पर हम अमजद, इब्राहिम और उसके साथ के 3 और साथियों को देख पाते हैं, जो बाकी पैसेंजर्स के साथ काठमांडू से दिल्ली जा रही फ्लाइट IC-814 में पैसेंजर्स बनकर एंटर कर जाते हैं। यहाँ पर हमें IC-814 के कैप्टन सरन देव और एक एयर होस्टेज इंद्रानी भी दिखाई जाती है। इंद्रानी के फादर व्हील चेयर पर थे और उसने उनकी टेक केयर के लिए एक मेड रखी हुई थी। अब क्योंकि किसी वजह से IC-814 फ्लाइट ऑलरेडी डिलेड थी, तो इंद्रानी घर लेट पहुंचने की सोचकर थोड़ा परेशान हो रही थी। साथ ही सरन के घर पर भी उसकी वाइफ और 2 बच्चे थे। वो लोग नेक्स्ट डे सरन के वापस आने के बाद घूमने जाने वाले थे। उधर राम को पता चलता है कि वो 5 टेररिस्ट IC-814 में ट्रेवल करने वाले हैं और इसलिए राम एयरपोर्ट अथॉरिटी से कांटेक्ट करके फ्लाइट को टेक ऑफ होने से रोकने के लिए कहता है, पर वो लोग राम की बात को सीरियसली नहीं लेकर फ्लाइट को टेक ऑफ होने देते हैं, जिससे सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली होती है। अब हम फ्लाइट में कुछ पैसेंजर्स को देख पाते हैं, जिनमें से एक रूपेश और उसकी वाइफ होती है, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी और वो लोग हनीमून के लिए दिल्ली जा रहे थे। एंड अदर पैसेंजर एक ओल्ड मैन होते हैं जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम थी। उसके बाद हमें इब्राहिम के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इंडिया में इब्राहिम के भाई मसूद को पुलिस ने पकड़कर जेल में रखा हुआ है और उसी को छुड़ाने के लिए इब्राहिम से उसके फादर ने कहा था और वो इसीलिए ही इस फ्लाइट पर आया था। बाकी अदर वजह हमें आगे पता चलेंगी। अब फ्लाइट में हाईजैकर्स ने अपने नाम बदल रखे थे। इब्राहिम ने अपना नाम चीफ, अहमद ने डॉक्टर और बाकियों ने बर्गर, भोला और देव रखे हुए थे। साथ ही एयर होस्टेज इंद्रानी के साथ एक और एयर होस्टेज होती है जिसका नाम छाया होता है। वो लोग 1 घंटा 45 मिनट में दिल्ली पहुंचने वाले थे, पर तभी सारे हाईजैकर्स एक्टिव होकर पूरे प्लान को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और कैप्टन सरन को गन पॉइंट पर लेकर फ्लाइट को काबुल ले जाने के लिए बोलते हैं। उनके पास गन्स और बॉम्ब थे। सारे लोग काफी डरे हुए होते हैं और उनके कहे अनुसार अपनी सीट पर घबराए हुए बैठे रहते हैं। जो थोड़ा भी पैनिक करने की कोशिश करते हैं उन्हें वो हाईजैकर्स चोट पहुंचा रहे होते हैं। अब काबुल की सुनकर सरन चीफ को बताता है कि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि वो लोग काबुल तक पहुंच पाए, इसीलिए उन्हें कहीं और लैंड करना होगा। उसके बाद बर्गर ATC वाराणसी को लैंड पर लेकर बता देता है कि फ्लाइट IC-814 हाईजैक हो चुकी है और वो उसे काबुल ले जा रहे हैं। इस बात की सबसे पहले खबर रॉ के जॉइंट सेक्रेटरी रंजन मिश्रा को मिलती है, जिसे वो अपने सीनियर यानी रॉ हेड VK अग्रवाल को जाकर बताते हैं और वो ये बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। उस फ्लाइट में लगभग 170 प्लस पैसेंजर थे और हाईजैकर्स ने अभी तक कोई डिमांड्स भी नहीं बताई थी। और जब ये बात एडिशनल डायरेक्टर ऑफ IB मुकुल मोहन को पता चलती है, तो उनका मानना होता है कि इन लोगों ने किसी टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए फ्लाइट हाईजैक की होगी। इससे अच्छा तो इन टेररिस्ट को पकड़ने के बजाय शूट ही कर दिया करें। उधर फ्लाइट में हाथापाई की वजह से छाया के चोट लग जाती है,
इसीलिए बर्गर के कहने पर इंद्राणी उसे फर्स्ट एड देती है। वो लोग बहुत घबराए हुए होते हैं। बर्गर उन्हें कोऑपरेट करने के लिए बोलता है। उसके बाद हम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विजय भान और सेक्रेटरी डीआरएस को देखते हैं, जो इस सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में सोच रहे होते हैं। जहां पर डीआरएस विजय भान को बताता है कि उन्हें पता चला है कि इसके पीछे मौलाना अल्लाह बख्श का हाथ है, क्योंकि उसका एक बेटा मसूद जम्मू की जेल में है। मसूद जिहाद की जंग के लिए लोगों के ब्रेन वॉश करता था। उसके भाषण से बहुत लोग प्रभावित होकर अपनी जान की परवाह किए बिना जिहाद की जंग में कूद पड़ते थे। और 5 साल पहले वो 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप की सुलह के लिए इंडिया आया था और तभी उसे अरेस्ट कर लिया गया था। कई बार उसे छुड़ाने के लिए कोशिश की गई, पर वो सब नाकामयाब रही और अब इब्राहिम की एक और कोशिश थी। अब मुकुल मोहन के कहने पर आईबी डायरेक्टर संजय मिश्रा जेल में मसूद के पास आते हैं और उससे इस हाईजैक के बारे में पूछते हैं, पर वो बोल देता है कि उसे इस हाईजैक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए राम उस ड्राइवर को पकड़ लेता है जो उन 5 टेररिस्ट को एयरपोर्ट लेकर गया था, और वो उस ड्राइवर का मुंह खुलवाने के लिए उसे टॉर्चर करता है। अब सारे ऑफिशियल्स पर्सन सीएमजी दिल्ली में इकट्ठे होते हैं इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए, जिसमें रंजन, मुकुल, डीआरएस विजयभान और पीएमओ सेक्रेटरी विनय कौल भी शामिल होते हैं। जहां पर रंजन राम द्वारा दी गई रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसे सुनकर उन्हें ये तो पता चल जाता है कि अमजद और इब्राहिम उस फ्लैट पर हाईजैकर्स के साथी हैं। अमजद बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप में था। अब फ्लैट में फ्यूल कम होने की वजह से सरन हाईजैकर से अमृतसर पंजाब में लैंडिंग करने के लिए कहता है ताकि वो वहां पर प्लेन को रिफ्यूल करा सके, पर वो लोग लाहौर पाकिस्तान में लैंडिंग करने के लिए फोर्स करते हैं। उधर डीआरएस और उनकी टीम को पता चलता है कि फ्लाइट में एक वीआईपी भी ट्रेवल कर रहा है जो कि कैलाश चौहान होता है, पर इस बात को वो लोग छुपा लेते हैं और पैसेंजर्स लिस्ट से उसका नाम बाहर कर देते हैं ताकि मीडिया के थ्रू ये बात हाईजैकर्स तक नहीं पहुंच जाए और वो इसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं करे। दूसरी तरफ राम को उस ड्राइवर से पता चलता है कि अमजद ने काठमांडू में एक पर्सन के घर पर उसे एक बैग दिया था। उस बैग में क्या था ये उसे भी नहीं पता था, इसलिए राम अब उस लोकेशन पर जाकर उस बैग के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ लाहौर एटीसी फ्लाइट को लैंड करने से मना कर देता है। साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पर हाईजैक की खबर सुनकर पैसेंजर्स की फैमिली वाले परेशान हो रहे होते हैं। अब मजबूरी में हाईजैकर्स को प्लेन को अमृतसर में लैंडिंग कराने की परमिशन देनी पड़ती है और एक मौका था इंडियन गवर्नमेंट के पास कि वो अपने देश में ही हाईजैक प्लेन को लैंड करा पा रही थे, जिससे वो ऑपरेशन करके पैसेंजर्स को बाहर निकाल सकते थे। इसीलिए एनएसजी ऑफिसर रवि अपनी टीम को रेडी करते हैं ताकि वो कॉवर्ट ऑपरेशन कर सके, पर अमृतसर की लोकल पुलिस उनकी हेल्प करने में असमर्थ होती है, इसलिए उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और तब वो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश में लग जाते हैं। उधर फ्लाइट में हाईजैकर्स पैसेंजर्स को बिजनेस क्लास से नॉर्मल क्लास में सेग्रीगेट कर रहे होते हैं, जिसमें रूपेश को उसकी वाइफ से अलग कर दिया जाता है, जिससे रूपेश की वाइफ बहुत परेशान हो जाती है, पर हाईजैकर्स की गन की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती है। इसी तरह से कई सारे लोग अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं। वो लोग सारे पैसेंजर्स के हाथ और पैरों को बांध देते हैं और उन्हें हेड डाउन करके बैठने को कहते हैं। बहुत सारा टाइम बीत चुका था, इसीलिए अस्थमा वाले अंकल का इनहेलर खत्म हो जाता है और इंद्राणी उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू सांस लेने में हेल्प करती है। और जब काफी देर तक फ्यूल टैंकर नहीं आता है तो अमजद गुस्से में रूपेश का गला काट देता है और एक और पैसेंजर को चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर देता है, जिससे सारे लोग बहुत डर जाते हैं। उसके बाद एनएसजी टीम फ्यूल टैंक में छुपकर प्लेन के पास जाने की कोशिश करती है, पर हाईजैकर्स को थोड़ा शक हो जाता है और वो बिना फ्यूल लिए ही वहां से टेक ऑफ करने के लिए सरड़ से कहते हैं और इस तरह से वो लोग वहां से टेक ऑफ कर जाते हैं और एनएसजी कमांडो कुछ नहीं कर पाते हैं, जिससे अब इंडियन गवर्नमेंट की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं क्योंकि ये मौका उन्होंने गवा दिया था। उसके बाद हाईजैकर्स प्लेन को सीधे लाहौर की तरफ ले जाने लगते हैं। इसका सबसे बुरा असर विजयबान पर पड़ता है और वो किसी भी कीमत में उन पैसेंजर्स को बचाने के बारे में सोचने लगते हैं और वो पाकिस्तान आर्मी के चीफ मुशर्रफ से बात करने के लिए कहते हैं, पर विनय कौल को लगता था कि वो उनकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि मई 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था तो मुशर्रफ ने क्लियरली मना कर दिया था कि उनकी आर्मी ने उन पर अटैक नहीं किया है, पर 2 मंथ बाद इंडियन सीक्रेट एजेंसी को पता चला था कि वो अटैक पाकिस्तान आर्मी ने ही इंडिया पर किया था और इसीलिए इंडिया ने पाकिस्तान सीएम से कहकर मुशर्रफ के साथ कार्रवाई करने को बोला था। और इसी गुस्से में मुशर्रफ ने उसके 3 महीने बाद पाकिस्तान की सरकार को गिराकर मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश कर दिया, पर फिर भी विजयवान उनसे बात करके प्लेन लैंड कराने के लिए बोलता है,
क्योंकि प्लेन अगर लैंड नहीं होता तो फ्यूल खत्म होने के बाद वो क्रैश हो जाता, जिससे बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी। पहले तो लाहौर एटीसी प्लेन को लैंड करने से मना कर देती है, पर बाद में कुछ सोच के प्लेन लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हो जाता है, जहां पर उसे रिफ्यूल किया जाता है और फिर वो लोग वहां से भी टेक ऑफ कर जाते हैं, क्योंकि उनकी फाइनली मंजिल तो काबुल थी। उधर मीडिया प्लेन को अमृतसर नहीं रोकने का ब्लेम कैप्टन सरन पर लगा रही होती है और ये सब सुनकर उनकी वाइफ और बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। मीडिया को तो बिना सिचुएशन जाने बस दूसरों पर ब्लेम करना ही आता है। उधर जब सरन काबुल एयरपोर्ट अथॉरिटी से लैंडिंग की परमिशन मांगता है तो वो लोग नाइट में लैंडिंग के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उनके पास नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं थी। इसीलिए सरन फ्लाइट को दुबई टेक ऑफ करने के लिए हाईजैकर से कहता है। साथ ही फ्लाइट में एक बच्चे को बहुत तेज टॉयलेट आ रही होती है, पर बर्गर उसे जाने से मना कर देता है और उसे स्लैप करके चुपचाप बैठने के लिए कहता है, और उसी मजबूरी में वो कपड़ों में ही टॉयलेट कर लेता है, जिससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अब दुबई में लैंडिंग होने के बाद हाईजैकर्स रिफ्यूल के लिए वहां की अथॉरिटी से कहते हैं, पर वो लोग पहले फ्लाइट से बच्चों और महिलाओं को रिलीज करने के बाद ही रिफ्यूल करने की डिमांड रखते हैं, जिसे हाईजैकर्स को मारना पड़ता है और इस तरह बच्चों, महिलाओं और घायल्स को रिलीज कर दिया जाता है। पर इतने टाइम तक कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से रूपेश की मौत हो जाती है। इसीलिए बर्गर उसकी बॉडी को प्लेन से नीचे फेंक देता है और उसके बाद वो लोग उस फ्लाइट को कंधार की तरफ ले जाते हैं, जहां पर तालिबान की हुकूमत चल रही थी। दरअसल 1996 में तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत एस्टेब्लिश की थी। उसका ड्रीम था कि सारे इस्लामिक कंट्रीज को एक साथ लेकर दुनिया पर राज किया जाए, पर उसके वायलेंट नेचर की वजह से मोस्टली कंट्रीज ने उसके साथ आने से मना कर दिया था, जिसमें इंडिया ने भी अफगानिस्तान से अपना दूतावास बंद करके सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अब 26 दिसंबर को IC-814 फ्लाइट को कंधार में लैंड कराया जाता है, जहां पर हाईजैकर्स तालिबान आर्मी से कोऑर्डिनेट करके पैसेंजर्स के लिए खाना प्रोवाइड कराते हैं और सारे पैसेंजर्स को अपनी फैमिलीज के पास भेज दिया जाता है। पर रूपेश के वापस नहीं आने की वजह से उसकी वाइफ बहुत दुखी होती है और कुछ भी खाने पीने से मना कर देती है। हालांकि उसे अभी तक नहीं बताया गया था कि रूपेश की मौत हो चुकी है। उधर प्राइम मिनिस्टर हाईजैकर्स के साथ किसी भी तरह से नेगोशिएट करने से मना कर देते हैं, जिससे चीफ बहुत गुस्से में आ जाता है और वो बोल देता है कि अगर उन्होंने उनकी डिमांड्स नहीं मानी तो वो इस फ्लाइट को इंडियन संसद पर ही क्रैश करा देंगे। दूसरी तरफ पैसेंजर्स की फैमिलीज का बुरा हाल हो रहा होता है। उन्हें कोई भी खबर भी नहीं मिल पा रही थी। वो लोग रोने के सिवाय और कुछ कर भी नहीं सकते थे। किसी को नहीं पता था कि उनमें से कोई जिंदा वापस लौटेगा भी या नहीं। उसके बाद चीफ कैप्टन से प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए कहता है, जिसके लिए पहले प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है और रिफ्यूल होते टाइम कैप्टन चालाकी से टैंक को ओवरफ्लो करा के ब्लास्ट करा देता है, जिसकी वजह से प्लेन अब उड़ पाना मुश्किल था। इस पर अमजद उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे चोट भी पहुंचाता है। उसके बाद विजयवान और बिना कॉल मिलकर डिसाइड करते हैं कि वहां से एक टीम कंधार जाएगी और हाईजैकर से नेगोशिएट करके पैसेंजर्स को सेफली वहां से निकालने की कोशिश करेगी। उस टीम में मुकुल, रंजन और DRS को भेजा जाता है, जिसमें उनकी तरफ से स्पोक पर्सन मुकुल को बनाया जाता है। उधर फ्लाइट में इंद्रानी रोते हुए अमजद से कहती है कि वो उसके घर पर कॉल करके सिर्फ इतना पता कर ले कि उसके फादर ठीक तो हैं, और तब अमजद उन्हें फोन करके इंद्रानी को बता देता है कि वो ठीक है। उधर राम उस बंदे को पकड़ लेता है जिसे अमजद ने रेड बैग दिया था, और उसे टॉर्चर करने पर राम को पता चलता है कि उस रेड बैग में 17 किलो RDX था, जो कि इस टाइम पर फ्लाइट में मौजूद था। और ये बात रंजन को बता दी जाती है, जो कि अच्छी खबर नहीं थी। इतने RDX से तो फ्लाइट के परखच्चे भी उड़ सकते थे। अब हमें फ्लैशबैक में कंधार की कहानी दिखाई जाती है। दरअसल कंधार का नाम न्यूज में ओसामा बिन लादेन की वजह से आया था। लादेन अमेरिका पर अटैक की प्लानिंग करके कंधार में जाकर छुप गया था, जहां पर मुल्ला उमर ने उसे शरण दी थी, पर इस शर्त पर कि वो अमेरिका पर दोबारा अटैक नहीं करेगा। पर ओसामा ने इस शर्त को ज्यादा टाइम तक नहीं माना और वहां की आर्मी 2 टुकड़ों में बंट गई, जिसमें एक तो तालिबान थी और दूसरी ओसामा लादेन की, जो साथ भी थे और नहीं भी थे। अब प्रेजेंट सीन में DRS तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्ता वाकिल से जाकर मिलता है और उन्हें वहां रहकर हाईजैकर से नेगोशिएट करने की परमिशन मांगता है, जिसे वो दे देता है। जहां पर फर्स्ट मुलाकात मुकुल और चीफ की कोई खास नहीं रहती है, इसलिए बाद में बात करने की वो बोल देते हैं। अब वहां पर 5 दिन बीत चुके थे और अभी तक कोई भी बीच का रास्ता भी नहीं निकल पाया था। साथ ही हाईजैकर्स ने अभी तक कोई डिमांड्स भी नहीं की थी, पर इतने दिनों से फ्लाइट में बंद पैसेंजर्स बहुत परेशान हो रहे थे। वहां की टॉयलेट्स भी चॉक्ड हो चुकी थी,
जिनसे बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी क्योंकि वो ओवरफ्लो हो रही थी। उस सिचुएशन को देखकर छाया खुद जाकर टॉयलेट क्लीन करने की हिम्मत करती है, पर वहां की बदबू और सिचुएशन को देखकर वो ज्यादा देर तक वहां रुक नहीं पाती है और बाहर आकर वॉमिटिंग करने लगती है। और तब कैप्टन बर्गर से खुद टॉयलेट के चॉक्ड को नीचे बेसमेंट में जाकर सही करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसने ये सब ट्रेनिंग में सीखा था। और इस तरह से वो टॉयलेट को बेसमेंट में जाकर सही कर देता है। अब शाम को 4 बजे हाईजैकर्स अपनी डिमांड्स की एक लिस्ट उन्हें भेज देते हैं, जिसमें उन्होंने 35 मुजाहिदीन की रिहाई जो कि इंडियन जेल्स में बंद थे, सज्जाद की डेड बॉडी जिसे इंडियन आर्मी ने मार कर दफना दिया था, और $200 मिलियन की डिमांड की थी। सज्जाद इब्राहिम का भाई था और वो चाहते थे कि उसकी बॉडी को वो अपनी जमीन पर इज्जत के साथ दफनाए। अब कैप्टन के टॉयलेट सही करने की वजह से सारे पैसेंजर्स उन्हें रेस्पेक्ट में तालियां बजाते हैं और मुकुल चीफ से नेगोशिएशन में 35 को नहीं छोड़कर किसी 2-4 खास लोगों को छोड़ने के लिए कहता है, पर चीफ अमजद के कहने पर इसके लिए मना कर देता है, जबकि चीफ तो चाहता था कि वो सिर्फ उसके भाई मसूद को छोड़ दे। पर अमजद मसूद के साथ कुछ ऐसे लोगों को भी छोड़वाना चाहता था जो उसके लिए खास थे, जिनके नाम अभी तक उसने मेंशन नहीं किए थे, ताकि इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं लग जाए कि इसके पीछे मेन पर्सन कौन है। दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट मसूद को छोड़ने का अप्रूवल दे देती है और उधर डीआरएस मुत्ता वाकिल से इस सिचुएशन से निकलने के लिए हेल्प मांगता है, जिसमें वो अपने कुछ ऑफिशियल से मीटिंग करके कोई सॉल्यूशन निकालने को बोल देता है। पर मुकुल को उनकी बातों पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो चाहते थे कि तालिबान उनके ऑफिसर्स को प्लेन के अंदर एंटर करके ऑपरेशन करने दे। और जब इस बारे में वो मुत्ता वाकिल से जाकर बात करते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी जमीन पर कोई भी खून खराबा नहीं देख सकता था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मुत्ता वाकिल मीटिंग में ओसामा बिन लादेन से मिलने गया था। अब हाईजैक को 7 दिन बीत चुके थे। बर्गर पैसेंजर्स के साथ अंताक्षरी खेल रहा होता है और डीआरएस मुकुल के बिहेवियर की वजह से मुत्ता वाकिल से माफी मांगता है और उनसे हेल्प मांगता है, जिसमें मीटिंग से लौटने के बाद मुत्ता वाकिल चीफ से बात करता है और उनकी डिमांड्स में से साजिद की डेड बॉडी और $200 मिलियन को हटा देता है। साथ ही कामली मुकुल से बात करने के लिए कहता है, जिस पर चीफ उनसे इस बार मसूद, उमर और मुश्ताक को रिहा करने की डिमांड करता है, जिसमें से मुश्ताक और उमर बहुत ही डेंजरस टेररिस्ट थे और वो इस टाइम पर कश्मीर के जेल में बंद थे और अमजद इन्हीं दोनों को रिहा कराने के लिए यहाँ पर आया था। यह डील इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत ही रिस्की और बड़ी डील थी, पर फिर भी विजयवान अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए इन तीनों को छोड़ने के लिए मान जाते हैं, जबकि उन्हें पता था कि ये तीनों छूटने के बाद कई सारे अटैक और मासूम लोगों की जान ले सकते हैं। पर इस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए उन्हें अभी उन पैसेंजर्स की जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा और इस तरह से 8 दिन बाद हाईजैकर्स की डिमांड्स मानने के बाद सारे पैसेंजर्स को सेफली छोड़ दिया जाता है। इस नेगोशिएशन में तालिबान का भी इंडिया के साथ अच्छा सपोर्ट रहता है, पर इन लोगों के रिलीज होने के बाद कई सारे ब्लास्ट और टेररिस्ट अटैक होते हैं, जिसमें हजारों लोगों की जान चली जाती है और यहीं पर इस सीरीज की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आगे आने वाली सीरीज के एक्सप्लेनेशन आपको टाइम से मिल सके। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मूवी एंड सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।